नमस्कार। जैसा कि हम लोग पिछले 2-3 चैप्टर से हम लोग इस अपना एक चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। बेस लोड के बारे में बस जितने बेस लोड में पावर प्लांट यूज किया जा रहा था उसका हमने पढ़ लिया है। जैसे पहला हमने पढ़ा थर्मल पावर प्लांट के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। थोड़ा सा अच्छा होगा तो आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है जिसमें ईंधन के रूप में हम यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करते हैं, जो कि थोरियम का बहुत ही कम यूज करते हैं, यूरेनियम का सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट के कुछ स्ट्रक्चर संरचना आपको बनाकर बता रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें बात कोई भी यूरेनियम लेकर इसको दग्ध किया गया होगा, कोई इसमें बमबारी किया गया। आपको पता है कि यूरेनियम जब दो न्यूट्रॉन उसमें होते हैं जो आपस में आघात करती है, टक्कर करते हैं, तो उसे श्रृंखला के रूप में हम लोग क्या कर देते हैं, प्राप्त हो रहा था। ठीक है, अब वो श्रृंखला के रूप में प्राप्त हो रहा था। अब उसे बता इधर पहले सुन लो तब लिखो, नहीं तो फिर अभी पता चले कहते हो कि सर याद समझ नहीं आया। पहले जब समझाते हैं तो उसको समझा करो। ठीक है, जैसे कि एक कंक्रीट का एक टंकी बना होगा। ठीक है, कंक्रीट मतलब बोल सकते हैं कि जैसे ये आपके घर की ढलैया होती है, उसी प्रकार से इसके कंक्रीट के बाहर की तरफ से एक ऐसे कंक्रीट बना दिया जाता है। उसके अंतर्गत एक धातु की टंकी रख दी जाती है जिसमें हम लोग बम्बार्डमेंट कराते हैं और उससे द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, यूरेनियम के 3 आइसोटोप होते हैं। आपको आइसोटोप के बारे में बताएंगे कि इसमें सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बताएं कि भारत में कुल यूरेनियम लगभग 52,000 टन यूरेनियम हमारे यहाँ पाया जाता है। ठीक है, और थोरियम 3,20,000 टन, जो विश्व का लगभग 80% हमारे पास ही थोरियम होता है, जो कि यूरेनियम से इसके 3 आइसोटोप होते हैं, 233, 235, 238। तो एक अन्य होता है 232 हो जाता है, एक अन्य होता है। इसके माध्यम से यूरेनियम के माध्यम से यूरेनियम को 3 आइसोटोप में के अलावा यूरेनियम के जो 3 विखंडन करने के बाद उसको हम लोग एक प्लूटोनियम का भी निर्माण करते हैं। इसका कहीं नहीं, ये प्राकृतिक में हमारे पाया जरूर जाता है, लेकिन प्लूटोनियम को हम लोग पैदा करके बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि ईंधन, इसके 4 प्रमुख अंग होते हैं। तो पहला हम लोग बात करें कि ईंधन के रूप में हमने बता दिया कि आपका यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग क्या करते हैं, होता है, करते हैं ना। दूसरी मॉडरेटर के बारे में जानकारी आपको बता दें कि चयन प्रक्रिया को जैसे भी उसमें करता था। मॉडरेटर काम क्या है जी, पर आए थे ना उस दिन क्लास में, तो खड़े हो जाओ। क्या उस ताप को नहीं बता, तुम बताओ जी, क्यों नियंत्रण करता है, क्या चीज नियंत्रण करता है, रोकता है, हाँ नियंत्रण करता है। जो न्यूट्रॉन की गति होती है उसको क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। जैसे उसमें हीट का ज़्यादा हीट होगा तो लोड कम होने के बाद उसको क्या करते हैं, कम करते हैं, तो उसके अनुसार उसको क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, मॉडरेटर के तौर पर क्या क्या प्रयोग करते हैं, हाँ भारी जल, बेरिलियम। ठीक, भारी जल और ग्रेफाइट और बेरिलियम, तो ये तो तुम्हारे सामने लिखा हुआ था। अच्छा ठीक है, पता था, चलो अच्छा बैठो। परावर्तक, ये रिफ्लेक्टर क्या होता है कि जब वहाँ से आपका किरण जो रिफ्लेक्ट होता है उसके माध्यम से इसकी टंकी की साइज वगैरह छोटी हो जाती है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करता है। ये शील्ड की तरफ होता है, दीवार के जैसे लास्ट में उसको लगा दिया जाता है जिससे कि वो रिफ्लेक्ट होकर उसी के अंदर क्या टंकी के अंदर ही रहता है, जिससे हीट की कम लॉसेस होती है। ठीक है, इसलिए रिफ्लेक्टर। कंट्रोल रॉड, नियंत्रण क्या करते हैं, कैडमियम और बोरान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल रॉड क्या करता है, यहाँ पे आप लोग देखिए कि कंट्रोल रॉड का प्रयोग किया गया। हम आगे बता रहे हैं कंट्रोल की रॉड है। ठीक है, इसमें 2 गतियां देखी गई थी। ठीक, क्या क्या, यदि कंट्रोल रॉड को ऊपर की तरफ कर दिया जाएगा तो न्यूट्रॉन को क्या करती है, कम करती है, कम गति, कम अवशोषित करती है। यस सर, कम अवशोषित करती है, जिससे कि न्यूट्रॉन की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अधिक हो जाएगी ना, वो अधिक हो जाती है। अब वो जब अधिक हो जाएगी तो ऊर्जा की क्या करेगी, ऊर्जा क्या करेगी, ऊर्जा की अधिक मात्रा में उत्पादन होगा ना। अरे भाई, अगर कोई चीज़ न्यूट्रॉन अगर कम अवशोषित होगा तो ज़्यादा तेज उसको भागने का प्रयास मिलेगा, और जब ज़्यादा भागेगा तो उसको क्या हो जाएगा, एनर्जी ज़्यादा उत्पन्न होगी ना। उसी प्रकार से देखिए, नियंत्रण छड़ को ऊपर खींच लिया गया, ऊर्जा की अधिक उत्पादन होती है, यही चयन प्रक्रिया चलती रहती है। यदि इसे नीचे दबा दिया जाए तो न्यूट्रॉन को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है।
अब वो अवशोषित करने के बाद क्या करती है कि न्यूट्रॉन की गति को क्या कर देती है, फिर वही उल्टा धीमे करेगी। कम करेगी ना। अगर तुम्हारे अंदर से एनर्जी खींच लिया जाए तो तुम काम करोगे हैं? तुम्हारे गाड़ी का तेल खत्म कर दिया जाए, तुम चला पाओगे? तो अगर तुम्हारे एनर्जी को अवशोषित कर लिया गया तो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो वही बात है, यहाँ 3 घंटा 4 घंटा मतलब क्लास लेने के बाद एनर्जी बचेगी किसी के पास? इसके लिए आपको नाश्ता पानी की जरूरत पड़ेगी ना। उसी प्रकार से इसमें यूरेनियम है, उसको चैन उसको विस्फोट कराओगे, न्यूट्रॉन की गति होगी। अगर उसको अवशोषित कर लिया जाए, इतना ज़्यादा आपका न्यूट्रॉन भेजा जा रहा है, अब उसको खींच लिया जाए अपने पास तो एनर्जी तो जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। तो वही प्रक्रिया यहाँ पे करती है, ठीक है, मॉड्यूलेटर के रूप में कार्य करते हैं। अच्छा, एक बात है कि अगर ये न्यूट्रॉन आएंगे तो उसमें आपको पता है कि रेडिएशन होगा ही होगा। और वह रेडिएशन हमने यहाँ पर बताया है 5वें नंबर पे कि रेडिएशन से हम लोग क्या करते हैं, जो व्यक्ति उसमें कार्य करने वाला होता है उसके ऊपर रेडिएशन पड़ता है, तो जिससे उसको बहुत ही हानिकारक हो जाता है, ठीक है। और उस हानिकारक से बचने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, रेडिएशन शील्ड लगा दिया जाता है। रेडिएशन शील्ड की बात करते हैं तो उसमें हम लोग को देखा जाएगा कि उसमें 2 भागों में बांटा गया। इसमें एक अवशोषित के बात किया जाएगा और एक अनावशोषित। उसमें कितने किरणें निकलेंगे कि अल्फा बीटा जो किरणें निकलेंगी, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या करेगा कि अवशोषित कर लिया जा सकता है। किसके माध्यम से? विकिरण शील्ड के। शील्ड क्या होता है कि उसी दीवार के आसपास लगा दिया जाता है, वो सब किरणें अपने आपस में क्या कर लेती है, खींच लेती है। अनावशोषित क्या होती है, उसमें न्यूट्रॉन जो होता है उसको शोषित नहीं करती है। अगर उसको न्यूट्रॉन को कर लेगा तब तो फिर एनर्जी देगा ही नहीं देगा। और जो गामा किरणें निकलती है उसको भी नहीं, क्योंकि हमारे गामा बहुत ज़्यादा नुकसान, अल्फा बीटा ज़्यादा करती है, गामा थोड़ा तो कम रहती है, इस वजह से कम होता है, ठीक है। ये दीवार की आप लोग देख रहे हैं कि धातु टंकी बनाई गई थी। मैंने बताया कि ये परावर्तक पात्र होता है, रिफ्लेक्टर। ये रिफ्लेक्टर आपको बना दिया जाता है जिससे वो रिफ्लेक्ट होकर अंदर की तरफ ही रहता है, बाहर की तरफ नहीं जाता है। अगर मैं बात करूँ कि शीतलक की बात करूँ, कूलेंट की बात करूँ, ठंडा के अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से हम लोग वायु मतलब एयर देते हैं, तभी तो वो और दर्द करेगा। एयर का प्रयोग कर सकते हैं। और हम लोग इसका हीलियम और CO2 इस माध्यम से हम लोग इसको कूलेंट को ठंडा करने का काम करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि कपिया में क्या देख रहे हैं, ये सुनो। अब सागर में आए। अच्छा, विकिरण शील्ड हमने बताया कि ये जो आपका कंक्रीट और ये सब लगाया गया है, ये सब विकिरण शील्ड लगाया गया है जिससे कि वो चीज़ करेगा नहीं। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। कोई दिक्कत? तो ये चीज़ समझ में आया ना कि ये रॉड क्यों लगाया जाता है। ये आपका देखिए ईंधन के रूप में यूरेनियम का जो रेड कलर का है यही चीज़ लगाया गया, ठीक है। और ये जो आपका एक नियंत्रण राज के माध्यम से उसको कम बेसी किया जा सकता है। अगर कम रहेगा जिसको दबा दिया जाएगा जिससे कि हम लोग मिलता रहेगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं फिर वहाँ पे 3 आइसोटोप के माध्यम से हम लोग प्लूटोनियम का निर्माण करते हैं। अब देखिए विश्व में लगभग 55 देश 155 न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे यहाँ पाया जाता है, ठीक है। 120 पूरा स्तर पर बात करते हैं। अब उसके बाद अब ये लगभग प्लांट है जो कि प्लांट कुल 32 देशों द्वारा 32 देशों ने मिलकर लगभग 60,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। ये आप एग्जाम के तौर पे ही याद करिएगा। आपको हम बता दें कि आपकी जानकारी के लिए कि 1 किलो यूरेनियम का वैल्यू, 1 किलो यूरेनियम से जितनी बिजली उत्पादन किया जा सकता है, अलग अलग बुक अपना डाटा है 10,000 टन कोयला या लगभग 45,000 टन कोयला के बराबर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। इन्हीं के बीच में वैल्यू होता है। अब हम बात करें कि इसकी इनिशियल कास्ट लागत क्या, प्रारंभिक लागत कितना होता है, बताइए कोई। कई बुक आपको बता दें कि हाइड्रो पावर प्लांट देता है, लेकिन तो इसका सबसे ज़्यादा होता है। इस समय नए में हम 2-3 क्वेश्चन देखे भी हैं कई बुकों में, इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट की सबसे इनिशियल कास्ट हमसे सबसे ज़्यादा लेता है। ये पॉल्यूशन एरिया, इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? प्रदूषण बहुत ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ कि रनिंग कास्ट भी सबसे मतलब कम नहीं होता है, मतलब कि मीडियम होता है। रनिंग कास्ट मीडियम नहीं होता है, मतलब थर्मल पावर प्लांट की तुलना में मीडियम कास्ट क्या होता है, कम होता है ना थर्मल के कंपेयर में, लेकिन हाइड्रो कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फिर ये जान लीजिए कि इसका रनिंग कास्ट लागत थर्मल से कम होता है और हाइड्रो से ज़्यादा होता है, ठीक है, न्यूक्लियर। अच्छा, इसमें बताइए क्या स्किल की जरूरत पड़ेगी? स्किल मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए व्यक्ति, इसमें सबसे ज़्यादा होना चाहिए। दोनों तीनों के कंपेयर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है।
स्किल्ड सबसे मोर होना चाहिए, मोर स्किल्ड मोर होना चाहिए, ठीक है। इफ़िशियंसी की मैं बात करती हूँ, तो इफ़िशियंसी की बात इसमें 30 से 40% होता है, ठीक है। जीवन काल की बात करते हैं तो 30 से 40 या 45 वर्ष होता है इसका भी, ठीक है। तो ये सब आपका की पॉइंट के तौर पे था, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में था। और आगे इसके बारे में कुछ चयन प्रक्रिया के बारे में होगा तो हम लोग आपको समझाएंगे। और बाकी जितने प्लांट के बारे में बताया, इतना मार्क हम लोग अगर तीनों का अगर सही से डायग्राम तुम लोग करें, उसका क्या चेहरा देखो, तुम ही बोल रहे हैं कई दिन गायब थे। और तुम जी, तुम बहुत गायब हो, ये समझ लो तुम्हारा बाकी छूट गया है, इसलिए रहोगे बैक लग जाएगा, फिर समझ में आएगा। जितना मेहनत से पढ़ाते हैं उसको पढ़ लिया करो, ठीक है। तो ये पूरा समझ में आ गया, बोलो सारी, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा। और आप जैसा होगा आप कमेंट करके बताइए, आप ग्रुप मैसेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।